नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर, जहां पर हम कर रहे हैं बीएस नेगी की उत्तराखंड की सिंगल लाइनर बुक का रिवीजन। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने देख लिया है यूनिट फर्स्ट को और यूनिट सेकंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज है बारी इसके यूनिट थर्ड की, जो कि है उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की। इसका जो पहला चैप्टर है वो है उत्तराखंड राज्य व्यवस्था और प्रशासन का, जिसमें हम राज्य की कार्यपालिका, राज्य के विधानमंडल और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक राज्यों का शासन संचालित होता है और उत्तराखंड राज्य प्रशासन के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग और महाधिवक्ता आते हैं। दूसरा है विधानमंडल, जिसके अंतर्गत राज्यपाल और विधानसभा आती है। और तीसरा है हमारी न्यायपालिका। अगर संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो जो भाग 6 है, इसका जो विषय है वो है राज्य। और राज्य के अंतर्गत जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो हैं 152 से लेकर के 237 तक। और जो हमारा राज्य प्रशासन है, इसके 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधानमंडल और तीसरा है न्यायपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका को देखते हैं सबसे पहले। राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल या गवर्नर अनिवार्य होता है। यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है, इसका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को माना जाता है। और राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो है 153 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का होना अनिवार्य होता है। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता आते हैं। जो राज्य की कार्यपालिका होती है ना, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग शामिल होते हैं? एक होता है राज्यपाल, दूसरी है हमारी मंत्रिपरिषद, तीसरे हैं हमारे सचिवालय, चौथा है हमारे कार्यकारी विभाग और पांचवा है हमारे महाधिवक्ता। और मंत्रिपरिषद राजनीतिक प्रमुख होती है, जबकि जो सचिवालय है वो प्रशासनिक प्रमुख होता है। हर एक राज्य में एक सचिवालय होता है जो कि उस राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रशासनिक केंद्र होता है। और मंत्रिपरिषद जो होती है वो राजनीतिक प्रमुख होती है। और निर्देशालय जो होते हैं वो कार्यकारी विभाग होते हैं। जो भी हमारे जितने भी विभाग हैं उनका एक निर्देशालय होता है। हर एक विभाग का अपना अपना निर्देशालय होता है। अब देखते हैं राज्यपाल को, जिन्हें गवर्नर भी कहा जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में हर एक राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के पर्यंत ही पद धारण करता है। यानी कि राष्ट्रपति जिन्हें भी चाहते हैं उन्हें राज्यपाल के पद को सौंप सकते हैं या राज्यपाल के पद पर उनको नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। और राज्यपाल की अनुपस्थिति या विशिष्ट परिस्थिति में उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है या जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। अगर किसी राज्य में राज्यपाल की अनुपस्थिति है और कोई एक ऐसा काम होना है जो राज्यपाल की उपस्थिति के बिना नहीं हो सकता, तो उसके स्थान पर यानी कि राज्यपाल के स्थान पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेते हैं और वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। जो अनुच्छेद 159 है, इसके तहत जो राज्यपाल है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेते हैं और इनको 3.5 लाख का वेतन मिलता है पर मंथ। एक या एक से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 231 कहता है कि हम एक या एक से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत जो राज्यपाल है वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्य की नियुक्ति करते हैं।
जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्य की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श पर अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के परामर्श पर ही राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होंगे उनके जो कुलाधिपति होंगे वो राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के तहत होती है। अगर उत्तराखंड राज्य के राज्यपालों का क्रम देखें तो सबसे पहले सुरजीत सिंह बरनाला जो कि सन 2000 से 2003 तक के राज्यपाल थे। उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल जो 2003 से 2007 तक हमारे राज्यपाल रहे। उसके बाद बनवारी लाल जोशी जो 2007 से 2009 तक हमारे राज्यपाल थे। फिर मार्गरेट अल्वा 2009 से 2012, डॉक्टर अजीज कुरैशी 2012 से 2015, डॉक्टर कृष्णकांत पाल जो 2015 से 2018 तक राज्यपाल रहे, बेबी रानी मौर्य जो 2018 से 2021 तक राज्यपाल रही और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जो 2021 से लेकर के वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं। अभी तक हमारे राज्यपाल के क्रम में जो महिलाएं हैं वो हैं एक चौथे नंबर पर मार्गरेट अल्वा जो चौथी हमारी राज्यपाल बनी और 7वें नंबर पर हमारी बेबी रानी मौर्य जो कि राज्यपाल के पद पर रही। राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और उत्तराखंड में सबसे कम समय तक राज्यपाल BL जोशी यानी कि बनवारी लाल जोशी का रहा। बनवारी लाल जोशी का जो कार्यकाल है ये 29 अक्टूबर 2007 से लेकर के 5 अगस्त 2009 तक रहा। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा और दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थी। मार्गरेट अल्वा चौथे नंबर पर राज्यपाल बनती हैं और बेबी रानी मौर्य 7वें नंबर पर राज्यपाल रही। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद को। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो राज्यपाल है वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 164 के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो कुल सदस्यों का 15% होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या है वो सदस्यों का 15% होगी, लेकिन 12 से कम नहीं हो सकती। संख्या में 12 से कम नहीं हो सकती। अगर जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% अगर 12 से कम है तो कम से कम हमें 12 तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को रखना ही है। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये नियम लाया गया। इसके बाद है सचिवालय। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन इनकी प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए राज्य सचिवालय प्रशासनिक निकाय की तरह कार्य करता है, जिसका प्रमुख वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम वोट दे करके चुन के भेजते हैं वो हमारी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रशासनिक सहायता और परामर्श है इसके लिए राज्य सचिवालय होता है, जहाँ पर हमारे जो PCS अधिकारी हैं, हमारे लोअर PCS के अधिकारी हैं और हमारे जो UKPSC UKSSC से चुन के जाते हैं, ये सभी उनके क्या हैं सहायक और परामर्श के लिए वहाँ पर नियुक्त होते हैं, जिनका प्रमुख जो है वो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। यानी कि सचिवालय में कार्य करने वाले वो सभी लोग इनके क्या होते हैं जनप्रतिनिधि के प्रशासनिक सहायक होते हैं। उत्तराखंड सचिवालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, जबकि मीडिया सेंटर का नाम बद्री दत्त पांडे के नाम पर रखा गया है। जो उत्तराखंड का सचिवालय है इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है और मीडिया सेंटर का नाम रखा है बद्री दत्त पांडे के नाम पर। सचिवालय की जो संरचना है वो ऐसे है कि सबसे पहले जो सबसे प्रमुख होगा, जो सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा वो होगा हमारा मुख्य सचिव, उसके बाद अपर मुख्य सचिव, उसके बाद फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, फिर अनुसचिव। तो इस तरीके से सचिवालय की संरचना होती है। सबसे पहले मुख्य सचिव, फिर अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव और फिर अनुसचिव।
कार्यकारी विभाग। राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद सचिवालय के बाद तीसरा अव्यय कार्यकारी विभाग का होता है, जिसके कार्यालय को निर्देशालय कहते हैं। यानी कि जो राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद होती है, फिर सचिवालय होता है, फिर उसके बाद होता है कार्यालय का निर्देशालय, जो कि राज्य सचिवालय के अधीन होते हैं। राज्य सचिवालय का कार्य नीति निर्माण का होता है, जबकि निर्देशालय नीति क्रियान्वयन से संबंधित होते हैं। जो राज्य सचिवालय है ना, यहाँ पर सारी नीतियों का निर्माण होता है। कौन सी योजना लानी है, कौन सी योजना किस समय पर लानी है, बजट जब पेश होगा तो किस तरीके से होगा, क्या उसकी नीति बनेगी, तो इस तरीके का जो नीति निर्माण का कार्य है वो सचिवालय का होता है। और जो निर्देशालय है, निर्देशालय का काम होता है जब नीति बन के आ गई है उसको क्रियान्वयन कैसे करना है अपने अपने विभाग से। यानी कि जो नीति जिस विभाग के लिए बनी है, मान लो पशुपालन विभाग के लिए बनी है या फिर रेशम विभाग के लिए बनी है, तो उस नीति को रेशम विभाग का ही निर्देशालय क्रियान्वयन में लाएगा, वो उस पर काम करेगा। निर्देशालय के जो पद हैं वो है निर्देशक, अपर निर्देशक, संयुक्त निर्देशक और उपनिर्देशक। सबसे बड़ा होगा निर्देशक, फिर होगा अपर निर्देशक, फिर संयुक्त निर्देशक, उसके बाद उपनिर्देशक। प्रशासन स्तर के विकास प्रशासन में सबसे ऊपर राज्य स्तर, उसके बाद जिला स्तर और सबसे नीचे ब्लॉक स्तर होता है। अगर प्रशासन का हम स्तर देखें तो विकास के प्रशासन में सबसे पहले राज्य का स्तर आता है, फिर जिला स्तर आता है, फिर ब्लॉक स्तर आता है। राज्य गठन से पूर्व यह क्षेत्र 49 तहसीलों में विभक्त था। जब राज्य का गठन नहीं हुआ था तो यहाँ पर 49 तहसीलें थी, जिसमें 2004 में एक साथ 29 नई तहसीलों का गठन किया गया। 2004 में 30 नई तहसीलों का गठन किया जाता है। यहाँ पर अगर राज्य का जो प्रशासनिक स्वरूप है उसे देखें तो हमारे पास मंडल कितने हैं, 2, जनपद है हमारे पास 13, परगने हैं हमारे पास 49, सब डिवीज़न हमारे पास 67, तहसीलें हैं 110, उप तहसीलें हैं 18, विकास खंड हैं 95, न्याय पंचायत हैं 670, नगर पंचायतें हैं 46, नगर पालिका हमारे पास 43 हैं, नगर निगम हमारे पास 11 हैं, छावनी परिषदें हमारे पास हैं 9, विधानसभा सीटें हमारे पास 70, राज्यसभा सीटें हमारे पास 3 और लोकसभा सीटें हमारे पास 5 हैं। 2024 में 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायत और 11 नगर निगमों में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2024 में क्या हुआ है, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायत और 11 नगर निगमों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है। अगला है हमारा महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो महाधिवक्ता होता है और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 165, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा है या 10 वर्ष से उच्च न्यायालय अधिवक्ता का कार्य किया हुआ है, वह महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने 10 वर्ष से अधिक तक किसी न्यायिक कार्य से जुड़ करके काम किया है या उच्च न्यायालय में वो अधिवक्ता रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाहों पर सलाह देता है और महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं एवं सदन में बोल सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते। महाधिवक्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य की विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, सदन में बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी टॉपिक पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। अगर हम उत्तराखंड के महाधिवक्ता को देखें तो सबसे पहले जो हमारे अंतरिम सरकार में महाधिवक्ता बने वो थे हमारे LP नैथानी, यानी कि ललिता प्रसाद नैथानी, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2000 से 5 अप्रैल 2002 तक था। उसके बाद जो निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता बने वो थे मेहरबान सिंह नेगी, जिनका कार्यकाल 6 अप्रैल 2002 से 13 मार्च 2007 तक था। उसके बाद तीसरे महाधिवक्ता वापस से बनते हैं ललिता प्रसाद नैथानी, जिनका कार्यकाल 14 मार्च 2007 से 15 जनवरी 2010 तक था। चौथे महाधिवक्ता बने SN बाबुलकर, जिनका कार्यकाल 16 जनवरी 2010 से 2 अप्रैल 2012 तक था। पांचवें अधिवक्ता बने श्री UK उनियाल, जिनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2012 से 20 मार्च 2016 तक रहा। छठे अधिवक्ता बने श्री VPS नेगी, जिनका कार्यकाल 11 जुलाई 2016 से 11 मार्च 2017 तक रहा। और सातवें अधिवक्ता बने SN बाबुलकर, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2017 से वर्तमान तक है। यानी कि वर्तमान में जो हमारे महाधिवक्ता हैं वो हैं SN बाबुलकर।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता और अन्य राज्य अधिवक्ता देखते हैं। स्थायी अधिवक्ता का अर्थ है न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अधीनस्थ न्यायालयों में सरकारी मामलों का संचालन के लिए नियुक्त अधिवक्ता, जिन्हें वकील कहा जाता है। वे मूल रूप से सरकार के अधिवक्ता होते हैं, जिन्हें विधि विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालयों में सरकार के मामलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वर्ष 2000 में सुधांशु धुलिया, जो बाद में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, को उत्तराखंड का पहला मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। जो उत्तराखंड के मुख्य स्थायी अधिवक्ता हैं वो कौन होते हैं? जब न्यायालय या न्यायाधिकरण में सरकारी मामलों के संचालन के लिए किसी वकील को नियुक्त किया जाता है, और ये मूल रूप से क्या होते हैं? एक सरकारी वकील होते हैं, जिन्हें विधि विभाग के द्वारा विभिन्न न्यायालय में या सरकार के जो मामले चल रहे हैं वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो वर्ष 2000 में सुधांशु धुलिया जो थे वो हमारे क्या थे? हमारे स्थायी अधिवक्ता थे, और उन्हें बाद में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना दिया गया। अब देखते हैं उत्तराखंड बार काउंसिल को। उत्तराखंड बार काउंसिल एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत की गई थी, जो धारा 3 में अधिकतम 25 निर्वाचित सदस्यों के साथ राज्य बार काउंसिल की स्थापना का प्रावधान करता है। और उत्तराखंड राज्य के महाधिवक्ता उत्तराखंड बार काउंसिल के पदेन सदस्य होते हैं। उत्तराखंड बार काउंसिल पेशेवर वकीलों का निकाय है, और राज्य बार काउंसिल राज्य में वकीलों का सर्वोच्च निकाय होता है। जो उत्तराखंड बार काउंसिल है ना, ये राज्य में जो राज्य के वकील होते हैं उनका सर्वोच्च निकाय होता है। इसकी स्थापना हुई 2004 में अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। और यहाँ पर क्या होता है कि 25 निर्वाचित सदस्यों के साथ एक राज्य बार काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं, और उत्तराखंड राज्य के जो महाधिवक्ता हैं वो उत्तराखंड बार काउंसिल के पदेन सदस्य भी होते हैं। जो उत्तराखंड का राज्य महाधिवक्ता होगा वो उत्तराखंड के बार काउंसिल का पदेन सदस्य भी होता है। और उत्तराखंड का जो बार काउंसिल है इसमें पेशेवर वकीलों का एक निकाय होता है, एक सर्वोच्च निकाय हम कह सकते हैं। अब देखते हैं राज्य के विधानमंडल को। उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के 2 अंग हैं, पहला है राज्यपाल और दूसरा है विधानसभा। इसके वैसे अगर विधानमंडल के देखें तो 3 अंग होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद और एक होता है राज्यपाल। लेकिन विधान परिषद को किसी भी राज्य में हम या तो लागू कर सकते हैं या लागू नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको हटा भी सकते हैं। तो हमारे राज्य में राज्य विधान परिषद नहीं है। राज्य विधान परिषद जो है वो अभी तक भारत में कुल 6 राज्यों में है। तो अभी जो उत्तराखंड में विधानमंडल के अंग हैं वो एक हमारा राज्यपाल है और एक हमारा विधानसभा है। संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्य का एक विधानमंडल होगा, और अनुच्छेद 169 कहता है कि संसद विधान परिषद बना और समाप्त कर सकती है, यानी कि संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद को बना सकती है और संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। तो जो संसद है उसे ऐसा नहीं लगा कि हमारे उत्तराखंड राज्य को विधान परिषद की इतनी आवश्यकता है, तो इसलिए उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। राज्य विधानसभा। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य में एक विधानसभा का गठन किया जाएगा, और राज्य में विधानसभा के 2 भवन बनाए गए हैं। पहला है देहरादून और दूसरा है हमारा गैरसैंण, जिसे हम भराड़ीसैंण भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे विधानसभा के 2 भवन हैं। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने का जो दायित्व है वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग का होता है। जो राज्य के विधानसभा के चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग कराएगा उसके चुनाव। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम सदस्य 60 सदस्य हो सकते हैं। तो विधानसभा में हमारे 70 सदस्य हैं, तो अधिकतम 500 सदस्य होंगे। वो राज्य के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि कितने सदस्य होंगे। राज्य विधानसभा में सदस्यों का आवंटन सन 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो 2026 में परिसीमन आयोग आएगा और वो क्या करेगा, जनगणना के आधार पर वापस से राज्य की विधानसभा के सदस्यों का आवंटन होगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो 1971 की जनगणना है ना, उसके अनुसार 2026 तक यही संख्या रहने वाली है, यानी कि 70 ही रहेगी। अब 2026 के बाद पता चलेगा कि उत्तराखंड की जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो कितनी बड़ी है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर हमें विधानसभा का सदस्य बनना है, एक विधायक चुन के अगर हमें जाना है, तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तब हम एक विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है।
विधानसभा बैठक में गणपूर्ति कम से कम 1/10 सदस्यों की होनी आवश्यक है और यह संख्या किसी भी परिस्थिति में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे 10 सदस्यों पर 1 होना चाहिए। जैसे हमारे पे 70 है सदस्य संख्या, तो हमारे पे 70 में कम से कम 10 तो होने चाहिए, यानी कि 10 से कम सदस्यों में विधानसभा की बैठक नहीं करवाई जाएगी। और विधानसभा बैठक की जो गणपूर्ति है वो 1/10 सदस्यों की है। तो विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है। विधानसभा का सत्र वर्ष में 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है और 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि कम से कम हम 6 महीने का अंतराल लेके चल सकते हैं, पर 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 168 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। जब विधानसभा के सदस्य यहाँ से चुन के जाते हैं, जब हम विधायकों को चुन के यहाँ से भेजते हैं, तो अनुच्छेद 178 के तहत विधायक अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा 70 विधायकों से मिलकर बनती है और उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन होता है, जिसे 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जो उत्तराखंड का विधानसभा है, यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन सदस्य को पहले चुना जाता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 के द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है। अब देखते हैं अंतरिम विधानसभा का गठन कैसे हुआ। जब हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया सन 2000 में, तो उसके बाद क्या रहा, जब तक कि चुनाव नहीं हुए यहाँ पर, तब तक एक अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। तो वो कैसे हुआ देखते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के समय देश के राष्ट्रपति KR नारायण और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। जब हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो उस समय देश के राष्ट्रपति KR नारायण थे, प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, और केंद्र में जिसकी सरकार थी वो सरकार थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आता है 2000 में, जिसके तहत उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था थी, जिसमें 22 सदस्य विधानसभा के, 9 सदस्य विधान परिषद के थे, और अंतरिम विधानसभा के गठन से पूर्व विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिस कारण अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों के साथ किया गया। जो हमारी विधानसभा है इसमें 31 विधायक थे, जिसमें से 22 सदस्य थे हमारी विधानसभा के और 9 सदस्य थे हमारे विधान परिषद के। अब अंतरिम विधानसभा के गठन से पहले एक सदस्य का जो कार्यकाल है विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो हमारी जो अंतरिम विधानसभा का गठन है वो 30 विधायकों के साथ किया गया था। 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी उत्तरांचल के यानी कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे, अंतरिम मुख्यमंत्री बनाए गए थे नित्यानंद स्वामी। और अंतरिम विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री थे हमारे। अगर हम अंतरिम विधानसभा में हमारे कैबिनेट मंत्री और मंत्रियों की बात करें तो हमारे पास 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री थे मुख्यमंत्री को मिला करके। और अंतरिम विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक थे, उसमें भाजपा के 23 विधायक थे। और 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी राज्य में अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने, जो कि 2 मार्च 2002 तक पद पर रहे। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बनाए गए और 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी जी को यहाँ का दूसरा अंतरिम मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो कि 2 मार्च 2002 तक पद पर रहते हैं। भगत सिंह कोश्यारी 123 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे और अंतरिम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश पंत और पहले प्रोटेम स्पीकर थे काजी मोहिरुद्दीन। अंतरिम विधानसभा के पहला जो सत्र शुरू हुआ था वो था 9 जनवरी 2001 को। अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र 9 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था और प्रतिपक्ष का जो नेता था उसमें कोई भी इसमें प्रतिपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि 23 विधायक तो हमारे अपने थे भाजपा के, तो प्रतिपक्ष में कोई भी नेता नहीं था। अगर हम उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो कौन कौन से सदस्य थे, यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, आप इस लिस्ट को पूरा देख सकते हैं। मेन को हम देखते हैं कि जिनको जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं हम उन्हें देखेंगे। जैसे कि रमेश पोखरियाल निशंक कर्णप्रयाग से थे और भाजपा के थे, और किशन सिंह पुनेठा पिथौरागढ़ के थे, रघुनाथ सिंह चौहान अल्मोड़ा के थे, अजय भट्ट रानीखेत के थे, बंसीधर भगत नैनीताल के थे, नारायण रामदास बागेश्वर के थे, राम सिंह सैनी रुड़की से थे,
और काजी मोहम्मद मोईउद्दीन लक्सर के थे, जो कि पहले प्रोटेम स्पीकर भी बने। और केसी सिंह बाबा काशीपुर से थे, कांग्रेस के थे। और मुन्ना सिंह चौहान चक्राता सपा से थे। हरबंस कपूर देहरादून से थे, भाजपा के हैं। इंदिरा हृदयेश उस टाइम पे इंदिरा हृदयेश विधान परिषद से थी, तो पंत विधान परिषद से थे, भाजपा के थे। भगत सिंह कोश्यारी विधान परिषद से थे, भाजपा से थे। और तीरथ सिंह रावत विधान परिषद से थे, भाजपा से थे। तो ये मेन हमने देख लिया। बाकी आप इसको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कौन कहाँ से थे, क्योंकि एक हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हाँ ये सदस्य यहाँ से हैं। आगे है राज्य विधानसभा का परिसीमन। राज्य गठन से पूर्व कुल 22 विधानसभा और 9 विधान परिषद की सीटें थी। विधानसभा की कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी और 9 सीटें थी विधान परिषद की। और उत्तराखंड में पहला परिसीमन 5 नवंबर 2001 को हुआ और परिसीमन के बाद सीटें 70 हो गई, जो कि 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। जब 5 नवंबर 2001 को परिसीमन किया जाता है तो सीटों की संख्या निकल कर आती है 70, जो कि 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया था। 2006 में जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, जिसे फरवरी 2008 में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद वापस से परिसीमन किया गया और परिसीमन 2006 के बाद पर्वतीय क्षेत्र की समाप्ति करके विधानसभा सीटों को समाप्त कर दिया जाता है पर्वतीय क्षेत्र में। और परिसीमन के बाद 2006 में मैदानी क्षेत्र में विधानसभा की सीटें सृजित की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि किन किन सीटों का लोपन हो गया था उस समय, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र की किन सीटों को समाप्त किया गया और मैदानी क्षेत्र में किन सीटों का सृजन किया गया। तो धूमाकोट पौड़ी से जो सीट है, थलीसेण पौड़ी की सीट है, नंदप्रयाग चमोली की सीट है, भिकियासैंण अल्मोड़ा से थी, कनाली चीना पिथौरागढ़ से, कांडा बागेश्वर से। तो इन सीटों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पौड़ी से धूमाकोट, पौड़ी से थलीसेण, चमोली से नंदप्रयाग की सीट, अल्मोड़ा से भिकियासैंण की सीट और पिथौरागढ़ से कनाली छीना की सीट और बागेश्वर से कांडा की सीट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और जिन सीटों का सृजन किया वो देहरादून के रायपुर में एक सीट बनाई गई, नैनीताल से लाल कुआं से बनाई गई, उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में बनाई गई और उधम सिंह नगर के किच्छा में बनाई गई। हरिद्वार में BHEL की एक सीट आई और हरिद्वार में एक ग्रामीण क्षेत्र की सीट आई। तो 6 सीटों को समाप्त कर दिया और 6 सीटों का मैदानी एरिया में क्या कर दिया? सृजन कर दिया। उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में से 15 सीटें क्या थी? आरक्षित थी, जिनमें से 13 सीटें हमारी अनुसूचित जाति की और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। और ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं अभी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं, चाहे वो निर्वाचित विधानसभा के टॉपिक हैं, मुख्यमंत्री के टॉपिक हैं और उच्च न्यायालय के टॉपिक हैं, तो इन टॉपिक्स को हम करेंगे वीडियो के पार्ट 2 के साथ, और पार्ट 2 को भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।